हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप्स यू ऑल आर गुड। और सर कैसे हैं? हेलो हेलो हेलो। सो एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार जरा चेक करेंगे, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? इफ़ यस देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे थम्स अप करना है आपने। हाय 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 हाय, हेलो हेलो। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मिशन एफएम की पाठशाला। सो फाइनली वी हैव स्टार्टेड दिस मिशन। काफ़ी समय से बच्चों के कॉल्स आ रहे थे, व्हाट्सअप मैसेजेस आ रहे थे कि सर एफएम की भी क्लासेस आप स्टार्ट करिए। सो आई फाइनली डिसाइडेड कि क्यों ना हम इसको लाइव ही स्टार्ट करें रादर देन प्रीमियरिंग। तो मुझे लगता है कि लाइव में हम लोग बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से। एंड डेफिनेटली अगर आपके कुछ इश्यूज होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, तो वो आप चैट बॉक्स में अगर लिखोगे तो मैं साथ साथ ही कैरी करूँगा। ठीक है जी? ठीक है। सो वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रेट, दैट्स गुड। सो बिफोर स्टार्टिंग माई फर्स्ट लेक्चर, तो कुछ रूल्स हम लोग पहले समझ लेते हैं फॉर दिस लाइव सेशन। ठीक है? जब तक सभी लोग ज्वाइन करेंगे मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ फॉर दिस लाइव सेशन। यस यस यस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए, तो रूल समझ लेते हैं ज़रा। देखिए, हमारा जो एफएम का ये जो लाइव सेशन रहेगा, एफएम का जो ये लाइव सेशन रहेगा, दैट विल बी 9 ऑनवर्ड। अब ये कब तक चलेगा ये डिपेंड करेगा आप लोगों पर। सो अगर आप लोगों को टायरिंग नहीं होगा तो वी कैन कंटिन्यू इट अप टू 11 PM। और अगर आपको लगेगा कि यू आर टायरिंग तो हम लोग इसको बेशक से 10:30 पे भी लीव कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है। अच्छा, फर्स्ट नंबर तो ये हो गया। सेकंड नंबर, आप सभी को अपने साथ यू हैव टू कैरी वन रजिस्टर विद यू, बिकॉज मैं आपको सारे नोट्स लिखवाऊंगा। ठीक है? और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वी विल बी डिस्कसिंग दोज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑल्सो। सो यू हैव टू कैरी वन रजिस्टर विद यू। ठीक है? एंड बिल्कुल क्लासरूम की तरह ही मैं आपको कॉन्सेप्ट्स लिखवाऊंगा सारे। सो यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है? एंड वी विल बी ट्राइंग टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑल्सो। तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बिल्कुल वैसा ही होगा एज इट वॉज इन योर फेस टू फेस क्लासेस, राइट? ठीक है। एंड द सेकेंड वन, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कि जितने भी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस जितने भी होंगे, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए आई विल बी फिक्सिंग वन मोर क्लास फॉर यू, वन मोर टाइम फॉर यू, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग प्रैक्टिस मैनुअल ऑल्सो। आई एम सिर्फ बात कर रहा हूं अबाउट प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की। सो फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उसके लिए हम लोग एक और टाइम फिक्स करेंगे जिसमें मैं आपको वहाँ पर वो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपके प्रैक्टिस मैनुअल में या जो आपके स्कैनर में लास्ट ईयर्स में आए थे। क्लियर है? बट इस सेशन के दौरान हम लोग उतना प्रैक्टिकल पढ़ेंगे जो ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। क्लियर है ना? सो दिस सेशन विल बी फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रैक्टिस मैं आपको एक टाइम और अलॉट करूंगा जिसमें हम लोग प्रैक्टिस किया करेंगे फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। क्लियर है? आई होप सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस। डेफिनेटली LP, आई विल बी सजेस्टिंग यू थ्योरी क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है? वी विल बी डिस्कसिंग theory questions, we will be doing practical questions, I will be giving you notes for each and everything. So it is all depend upon कि आप लोग कितना मेरे साथ dedicated रहते हो। ठीक है ना? So you have to be committed with me. So I will give my 500% to you. I will give my 500% to you. The only condition is that you should be committed. I will be conducting test series also. Everything
which is required for you all to get through with this paper with very good marks, right? Chaliye, so let's start now. Yes, good evening, good evening. Okay, so the first class which we are going to start is, so I have picked the chapter, लिख लीजिए आप. The first unit which we are going to pick out is working capital management. Just write on the top, working capital management. ठीक है जी. So this unit for executive students is for somewhere around 10 to 12 marks, and for professional students this unit is approximately for 20 marks. You need to carry one register with you. You need to carry one register with you. I will be giving you all notes. ठीक है. So आपको बिल्कुल क्लासरूम की तरह ही लिखना है. Yes, definitely, definitely. ओके फाइन. तो एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर 10 टू 12 मार्क्स. सो जितने भी एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, मे बी मोर देन 10 टू 12 मार्क्स. दिस इज व्हाट इज मिनिमम. ठीक है ना. इट मे बी हायर देन दिस ऑल्सो. एंड फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आई होप सो एवरीबडी नोज कि ये 18 से 20 नंबर का आता ही है, राइट? ठीक है. अब इस यूनिट के अंदर when we talk about working capital management, we have to cover first chapter, that is basics. Second chapter is estimation of working capital. Third chapter, receivable management. Fourth chapter, inventory management. And fifth chapter, cash management. So we will be covering basics, estimation, receivable management, inventory management and cash management. ठीक है जी. So these will be the chapters which we are going to cover in this entire unit, that is working capital management. Okay. Now what we will be doing now, we will be covering theory as well as practical concepts. We will be covering entire in this revision series. ठीक है. But I will be telling you the chapter in advance, that which chapter we are going to start with, so that आप थोड़ा सा उसको पहले से prepare करके रखिएगा. So if you will be preparing it beforehand, so definitely आपको revision class जो है वो और ज़्यादा better समझ आएगी. Clear है? Yes. So let's start now. Just write on the top concept number 1. First concept. See, हम लोग पढ़ रहे हैं working capital management. So we should know what is the meaning of the term working capital. Meaning of the term working capital. Meaning of the term working capital. So लिख लीजिए. जनरल मीनिंग क्या होता है? अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन. एनी अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन फॉर एनी कंसर्न is known as working capital. Working capital, that means the capital which is required to work. Working capital, that is capital which is required to work. ठीक है जी. So it is an amount which is required on day to day operations के लिए, right? Next लिखेंगे concept number 2. I will be doing it from basics and then we will be going to the higher level. ठीक है. बिल्कुल नीचे से हायर लेवल पे लेके जाऊंगा मैं आपको. तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखेंगे टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल डू वी हैव? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल डू वी हैव?
देखिए whenever we will be asking this question that how many types of working capital do we have, तो इसको हम डिवाइड करते हैं on the basis of two things. One, on the basis of investment criteria, and one is on the basis of time. One is on the basis of investment criteria and the second one is on the basis of time. Right. See, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वी बाइफरकेट दिस वर्किंग कैपिटल इन टू पार्ट्स, वन कॉल्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल and the other one is termed as net working capital. So we divide working capital on the basis of investment in two parts. One is gross working capital, the other one is net working capital. Now what is the meaning of gross working capital? Amount which is invested in current assets. That's it. किसी भी कंपनी के अंदर when we simply take aggregate of the current assets, that represents gross working capital. So आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, aggregate of all current assets is also being called as gross working capital, right? And when we talk about net working capital, तो लिख लीजिए, net working capital का मतलब होता है amount invested in current assets as reduced by current liabilities. So in fact, जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, फ्रॉम योर चाइल्डहुड जो आपको पढ़ाया गया है अबाउट नेट वर्किंग कैपिटल, वो बेसिकली आपने क्या पढ़ा है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. वेरी वेल डन. सो इफ यू आस्क मी कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट हाउ वी आर गोइंग टू बाइफरकेट द वर्किंग कैपिटल, वन इज ग्रॉस, वन इज नेट. सो व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दिस इज एग्रीगेट ऑफ करंट एसेट्स. And from such aggregate, when we reduce current liability, it will give you net working capital, right? Okay. Now, the other bifurcation is on the basis of time. So when we divide working capital on the basis of time, one is called as permanent working capital and one is called as temporary working capital. One is permanent, the other one is temporary. So there are two types of working capital on the basis of time. One called as permanent, the other one is called as temporary. Right. So when permanent working capital की बात आती है तो वैसे नाम से ही क्लियर है, लिख लीजिए, working capital required for long period of time. So any working capital which is being required for long period of time, it is called as permanent working capital. And what do you mean by the term temporary? Working capital which is required for short period of time. Very good. That's very good. So you can say this working capital is blocked all the time. Very well done. ठीक है जी. And temporary is something which keeps on fluctuating. इसको हम लोग fluctuating भी बोलते हैं बेटा. Something which is fluctuating. So which keeps on fluctuating is called as temporary working capital. Yes. And this is required for a short-term period of time. Very well done. So if I talk in terms of graph, अगर हम graphically बात करते हैं, suppose this is my time period and this is the amount of working capital which we are going to invest. So it's like this. So something like this. This is called permanent working capital which remains constant all the time, irrespective whether it is the month of January, February or March.
and over and above whatever is being required, this is called as temporary working capital. This is temporary and this is permanent working capital. And जब हम इन दोनों को sum up कर देते हैं तो this gives us total working capital. Total working capital. Very well done. Good. So now the question arises. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जरा. कॉन्सेप्ट नंबर 3. कॉन्सेप्ट नंबर 3. लिखिए एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल. देखिए ये जो चैप्टर है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट we learn about adequacy of working capital. हमें क्या सिखाया जा रहा है? That how to know that कितना working capital will be adequate for me. Now sometimes बच्चा कहता है सर why it is required. So now you tell me why it is required, why adequacy is required. सपोज अगर किसी कंपनी में वर्किंग कैपिटल में अगर हाई इन्वेस्टमेंट की जाती है, सपोज इफ वी आर हैविंग हायर साइड वर्किंग कैपिटल, सो एनीबडी कैन राइट मी ऑन द चैट बॉक्स कि अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी, सो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन इफ वी हैव हायर साइड ऑफ वर्किंग कैपिटल? अगर किसी कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा है तो कैन आई से that we have idle funds? Come on, can we say that we have idle funds? Yes. Can we say that we have invested in current assets? Yes. Now who will tell me having idle funds, investment in current assets, इससे हमारा ROI, return on investment, बढ़ेगा या fall करेगा? What will be the impact on ROI? What will be the impact on ROI? Come on. In case if we have higher side working capital, then what will be the impact on ROI? ROI बढ़ जाएगी या ROI will decline? Come on. So my ROI will decline. Yes. Very good. So what happens over here is the companies with, so the conclusion is that the companies with high working capital, companies with high working capital always have the problem of lower profitability. Lower profitability. So they always face a problem of lower profitability. Yes, very good. Very good. On the contrary, in case अगर working capital हमारी inadequate हो जाती है. inadequate का मतलब क्या है? It is falling short. My question to you, in case अगर हमारी working capital is falling short, it simply means that our liquidity is adversely affected. हमारी जो liquidity होगी, that is adversely affected. Our liquidity will be adversely affected. Very well done. Now who will tell me in case my liquidity is adversely affected, so इसका मतलब there is a possibility of insolvency. There is always a possibility of insolvency because you will not be able to pay off your debts. आप अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे नहीं कर पाओगे. सो व्हेन यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे योर शॉर्ट टर्म डेट्स, दैट टेंड्स टू इंसॉल्वेंसी. क्लियर है? दैट टेंड्स टू रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी.
ठीक है जी, पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, राइट, ग्रेट. सो माई क्वेश्चन टू यू, वर्किंग कैपिटल हायर भी बेकार है, वर्किंग कैपिटल अगर लोअर हो तो भी वो हमारे लिए अच्छी नहीं है. तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्या आया, दैट देयर शुड बी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. सो कैन यू टेल मी, आप लोगों ने रेशियोज के चैप्टर में पढ़ा होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. सो हम लोगों को वहां पे पढ़ाया गया था, लिख लीजिए. एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मीन्स that current assets should be twice of current liabilities. So we have to manage our working capital in such a manner that current assets should be twice of your current liabilities. In other way around, you can say my current ratio should be 2:1. My current ratio should be 2:1. ठीक है जी. तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो हमारा ट्रेजरी मैनेजर होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वर्किंग कैपिटल को ध्यान से देखता रहे, क्योंकि अगर वो एक्सेस हो जाएगी तो इट विल अफेक्ट आर प्रॉफिटेबिलिटी, अगर वो इनएडिक्वेट हो जाएगी तो इट विल अफेक्ट एडवर्सली टू द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी. सो इन दैट केस देयर शुड बी इन फैक्ट एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल. क्लियर है? एंड फॉर एडिक्वेसी द कॉन्सेप्ट इज 2:1. Clear है? Very good. So coming to the concept number 4 now. लिखिए फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. Now the question is how to finance working capital. Suppose अगर हमें पता चल जाए कि एक कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए. So the question is आप उसको किस तरह से फाइनेंसिंग करेंगे. सो माई क्वेश्चन टू यू इज वेदर इट विल बी फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स और it should be financed through short term source or something like hybrid, that is a combination of long term and short term. So we need to learn now that in case if a company wants to finance its working capital requirement, then which source company should use in order to finance its working capital, right? ठीक है. So आप लिखेंगे जरा, financing of working capital, financing of working capital depends on, financing of working capital depends upon, हाँ जी, किस चीज पे डिपेंड करता है? पॉलिसी फॉलोड बाय द कंपनी. देखिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं विच इज बीइंग यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. लिख लीजिए. वन कॉल्ड एज कंजर्वेटिव अप्रोच. कंजर्वेटिव अप्रोच. We also call it as conservative policy. We also call it as conservative method for financing of working capital. The other one is called as aggressive policy. Aggressive policy. Aggressive approach. Or you can say something like aggressive method. और एक होता है बच्चे matching. Matching approach. One is called as matching approach. ठीक है जी. So we have 3 types of approaches when we talk about financing of working capital, right? तो आइए समझते हैं one by one करके what is the meaning of conservative approach, what is aggressive and what is matching. लिखेंगे जरा. In case of conservative, can anybody explain me what is the meaning of conservative? मतलब if a person is taking risk,
वो कंजर्वेटिव है, द पर्सन हु अवॉइड द रिस्क इज कंजर्वेटिव। कौन बताएगा? यस प्लीज, कैन यू टेल मी कंजर्वेटिव मीन्स व्हाट? कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु लव्स टू टेक द रिस्क या द पर्सन हु अवॉइड द रिस्क? चैट बॉक्स पे लिखना है सबने, व्हाट इज कंजर्वेटिव अप्रोच? कम ऑन, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव, आई एम टेकिंग द रिस्क या आई एम अवॉइडिंग द रिस्क? टू अवॉइड द रिस्क, वेरी वेल डन, टू अवॉइड द रिस्क। लिख लीजिए, कंजर्वेटिव का मतलब होता है अवॉइड करना रिस्क को। अच्छा, फाइनेंस की टर्म्स में रिस्क अवॉइडेंस क्या होता है? लिख लीजिए, फाइनेंस की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, अवॉइडेंस ऑफ रिस्क मीन्स क्या? इट इज deferring your obligations. When I defer my obligations, I am avoiding the risk. When I am deferring my obligations, I am avoiding the risk. Yes. Great. So my question to you, when a person is deferring its obligation, जब आप अपने obligation को defer कर रहे हो, so you tell me, फाइनेंसिंग आप किससे करना चाहोगे? शॉर्ट टर्म से जिसको इमीडिएट देना होगा, या लॉन्ग टर्म से? वेरी गुड, सो वी विल गो फॉर फाइनेंसिंग विद द लॉन्ग टर्म। सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी लिख लीजिए, इन कंजर्वेटिव अप्रोच, entire working capital, whether permanent or temporary, will be financed through long-term funds. So in case if a company is following conservative approach, meaning thereby it is avoiding the risk, meaning thereby it is deferring the obligations, meaning thereby it is financing its entire working capital, whether it is long-term, that is permanent, or short-term, that is temporary. कहाँ से बेटा? From long-term funds. Clear है? Yes. My question to you, since you are using long-term funds, I hope you everybody knows this, कि long-term funds जो होते हैं ना, उसमें cost ज़्यादा होती है, because it contains higher rate of interest, higher interest obligation, higher cost. So conservative approach में, since we are avoiding the risk, so लिख लीजिए, our profitability declines. Our profitability declines in case of conservative approach. Very good, very good, very good participation, very good participation. I am loving this, I am loving this. ग्रेट। सो आपको ध्यान रखना है कि कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर वी आर यूजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स। सिंस वी आर यूजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स, देयरफॉर दैट कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इज ऑलवेज हायर, एंड ड्यू टू विच आर प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइंस। ठीक है जी, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ हु विल टेल मी एग्रेसिव अप्रोच मीन्स व्हाट? So when a company is using aggressive approach, very well done. That means company loves to take the risk. So ऐसी company क्या होती है? Risk taking होती है। So यहाँ पे risk taking को in terms of finance, हाँ जी, risk taking companies in terms of finance means what? लिख लीजिए,
those who take obligations, they don't defer it, they take early obligations. Very well done, very well done. So my question to you, if a person is taking early obligation, if a person is taking early obligation, it meaning thereby कि it will be using finance of short term, because आप सबको मालूम है कि short term के अंदर we are required to pay early. Since we are required to pay early, so our obligations जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, right? So who will tell me now, if a person is following, if a company is following aggressive approach, so the working capital will get financed through what? Long term or short term? Come on, long term or short term? Very good, very good. So लिखेंगे in aggressive approach entire working capital, whether permanent or temporary, will be financed through short term. It will be financed through short term. Great. So again my question to you, when a company use short term funds, तो डेफिनेटली इसमें कॉस्ट कम होती है बेटा. हाँ जी, इसमें कॉस्ट क्या होती है? कम होती है. वेरी वेल डन, वेरी वेल डन. और जब कॉस्ट कम होती है, सो माई प्रॉफिटेबिलिटी मूव्स अप. माई प्रॉफिटेबिलिटी मूव्स अप. सो व्हेन माई कॉस्ट इज लो, माई प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस. माई प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस. वेरी वेल डन. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को क्लासरूम वाला फीलिंग आ रहा है? पहले ये बताओ, आर यू फीलिंग लाइक क्लासरूम? यस प्लीज, आर यू फीलिंग लाइक क्लासरूम? ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. Now who will tell me what is matching approach? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल क्लासरूम की तरीके से ही, ठीक है ना. आपको मैं एक एक चीज लिखवाऊंगा, आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ भी मिस किया. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. यस यस, वी मिस इन बिटवीन जोक्स. जोक्स अभी आएंगे. राइट राइट, अभी जोक्स भी आएंगे बीच बीच में ना. थोड़ा सा अभी कंफर्टेबल हो जाए हम. सी मेरे को भी आदत नहीं है इस तरह से लाइव लेने की ऑन यूट्यूब, सो मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए. एंड वंस कंफर्ट जोन आ गया तो फिर तो बैंड बजा दूंगा मैं यूट्यूब की भी. राइट राइट. लिखिए इन द मैचिंग अप्रोच, यस, मैचिंग अप्रोच में क्या होता है, कंपनी रिस्क लेती है, बट कितना लेती है बेटा? जितना एक्सेप्टेबल होता है, मतलब जो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं. सो व्हाट डज इट मीन? इन केस ऑफ मैचिंग अप्रोच, इन केस ऑफ मैचिंग अप्रोच, permanent working capital gets financed. Permanent working capital gets financed from long-term funds and temporary working capital, it gets financed through short term. परमानेंट जो होगा वो लॉन्ग टर्म से होगा और टेम्परेरी जो होगा वो शॉर्ट टर्म से होगा. ठीक है जी, परमानेंट विल बी विद द लॉन्ग टर्म एंड टेम्परेरी विल बी विद द शॉर्ट टर्म.
सो दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल. सो मैचिंग प्रिंसिपल इसको हम हेजिंग अप्रोच भी बोलते हैं बेटा. लिख लीजिए, द अनदर नेम इज मॉडरेट या फिर हेजिंग. We may call it by the name of moderate, we may call it by the name of hedging. Yes, very well done. So financing of working capital is done. चलिए, बहुत बढ़िया. So moving to the next concept now. लिखिए concept number 5. Concept number 5. Concept number 5. Concept number 5 में आपने लिखना है बेटा, factors which determine working capital requirement for any concern. Now what are the factors जो determine करते हैं working capital requirement किसी भी concern के लिए? What are the factors जो determine करते हैं working capital requirement for any concern? एक बच्चा पूछ रहा है सर व्हाट विल बी द ड्रॉबैक ऑफ एग्रेसिव अप्रोच. ओके, सो कोई बता सकता है व्हाट विल बी द ड्रॉबैक ऑफ एग्रेसिव अप्रोच? लिख लीजिए आप. सी, इन एग्रेसिव अप्रोच risk is very high. So there might be possibility that a company may not able to pay its obligation. So there will be risk of insolvency all time. So in aggressive approach, risk is very high. So company may not be able to pay off its obligation. So there is always a risk of insolvency if company is following aggressive approach. So somebody was asking me in the group कि aggressive approach में what are the drawbacks? So these are the drawbacks. And what is the benefit? Benefit is that my profit will be high. Great. Very good, very good. So again moving to concept number 5 now. See, concept number 5 is factors which determine the working capital requirement of any concern. What are the factors on the basis of which that the working capital requirement of any concern is based on? तो सबसे पहले लिखेंगे आप nature of business. नेचर ऑफ बिजनेस. हाँ जी, नंबर 1 क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस. बताइए नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? सपोज अगर आप एक रिटेलर हैं या आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं. नाउ यू टेल मी, डेफिनेटली इन केस ऑफ रिटेलर, service providers, working capital requirement is low. But in case if I am a manufacturer, so my working capital requirement will be very high. तो आप लिख लीजिए नेचर ऑफ बिजनेस में, नेचर ऑफ बिजनेस में नंबर 2 पे लिखेंगे आप बिजनेस साइकिल. वेरी इंपॉर्टेंट. बिजनेस साइकिल कहते हैं कंपनी की बिजनेस साइकिल ऑल्सो डिसाइड कि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट शुड बी हाई और लो. बताइए, इन केस अगर इकोनॉमी इज इन डिप्रेशन,
सो देयर विल बी लो डिमांड. सो जब लो डिमांड होगा तो प्रोडक्शन भी लो होगा. When demand is low, production is low, definitely working capital will also be low. So everything will keep on decline. But in case अगर हमारा बिजनेस साइकिल जो है वो बूम पीरियड पे है, बूम पीरियड समझते हैं ना? What is boom period? Where demand is on the top, production is on the top, definitely our working capital requirement will also be higher. Our working capital requirement will also be higher. ठीक है जी. So business cycle is the another factor which basically decides कि हमारा working capital requirement should be high or low. So moving to the third point now, competition level. Level of competition. Yes, please. In case if we have a high level of competition, if competition level is very high, वहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी याद रखिएगा हाई हो जाती है. सो वेन एवर वी हैव हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, वी ऑलवेज हैव हाई लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल. वाई? बिकॉज आप लोग वहां पर ओवर स्टॉकिंग करते हो. सो वहां पर इन्वेंट्री आप ज्यादा स्टॉक करते हो. So whenever company have higher working competition level very high, so वहां पर working capital requirement will also be very high. Right. Fourth point, कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी. बताइए, अगर कंपनी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करती है, सो डेफिनेटली कंपनी के क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और ऐसे में कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है दैट विल ऑल्सो रिड्यूस. आवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो रिड्यूस. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट लिखना है जरा. फिफ्थ पॉइंट, seasonal operation. Seasonal operation. You tell me. हाँ जी, कोक का प्रोडक्शन हायर कब होता होगा और प्रोडक्शन लोअर कब होता होगा? डेफिनेटली कोक का प्रोडक्शन इज हायर इन केस ऑफ समर. So in summer, companies like Coca-Cola will be requiring higher working capital. On the contrary, Coca-Cola का production will be lower in case of winter. So definitely companies like Coca-Cola will definitely require lower working capital in case of winters. So that is their seasonal operations. So there are many businesses which are seasonally operating. So on the basis of their season, it is decided कि whether in particular season working capital will be higher or working capital will be lower. Yes, very well done. बिल्कुल. चलिए, very well done, very well done. So coming to the very interesting point now, sixth point is company's operating cycle. Company's operating cycle, very 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 important point, because on the basis of this point our next chapter is based on. So our next chapter is entirely based on this point, that is operating cycle. ठीक है. सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो इसको बड़े ध्यान से समझना है हमने, व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट माय वर्किंग कैपिटल. सो एक एक चीज वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल, राइट? चलो, वेरी गुड. सो जस्ट राइट ऑन द टॉप कॉन्सेप्ट नंबर 6.
कॉन्सेप्ट नंबर 6 लिखिए, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? What is operating cycle? Now from here we are going to start the practical questions also. Immediately from this concept we will be starting the practical questions. तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगर ये नहीं समझ आएगा तो फिर डेफिनेटली हमसे प्रैक्टिकल नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू. ठीक है, ओके. सो बॉडी को एक बार जरा सारे स्ट्रेच करके बैठेंगे, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज अबाउट टू स्टार्ट नाउ, because all the practical questions are based on concept number 6 now. Very well done. लिखिए जरा. सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल? लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड. ये टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करता है from procurement of inventory till realization of amount from debtors, or you can say receivables. Now what is the meaning of the term operating cycle? बड़े आराम से पहले सुनिए, समझिए. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑपरेटिंग साइकिल रिप्रेजेंट करता है पीरियड को. पीरियड को कहां से? फ्रॉम प्रिक्योरमेंट ऑफ इन्वेंट्री से, फ्रॉम प्रिक्योरमेंट ऑफ इन्वेंट्री से टिल रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स. ओके, भावना अरोड़ा इज आस्किंग मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस साइकिल एंड ऑपरेटिंग साइकिल. भावना, जस्ट वेट फॉर 2-3 minutes. I'll come to your answer, question answer. Now let us understand what is the meaning of this. एक छोटा सा एग्जाम्पल पिक करते. सपोज करो एक कंपनी जो है ना, वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. सपोज करो वो इन्वेंट्री ऑर्डर करती है और उस इन्वेंट्री को दे ट्रांसफर टू देयर स्टोर्स, राइट? फ्रॉम दिस दे ट्रांसफर इट टू प्रोडक्शन फ्लोर. इन्वेंट्री को पहले कहां पे लेकर आते हैं हम? स्टोर में. फ्रॉम स्टोर इट इज बीइंग ट्रांसफर टू दी प्रोडक्शन फ्लोर. ये प्रोडक्शन फ्लोर पे जाती है. ठीक है. फ्रॉम प्रोडक्शन फ्लोर जब ये फिनिश गुड्स बन जाता है तो इट इज बीइंग ट्रांसफर टू वेयर हाउस. वेयर हाउस में चला जाता है. And then it is being sold to the customer on credit, and then thereafter amount is realized. यहां पे हमें पैसा रियलाइज होता है बेटा. यहां पर we are realizing the cash. कॉपी पेन 2 मिनट के लिए बंद करके पहले समझना है हमें. ठीक है. स्टेप नंबर 1, मैंने यहां पर इन्वेंट्री ऑर्डर करा. That inventory was taken to the stores. From stores it was taken to the production floor. From there it was taken to the warehouse. Then it moved on to the customer, and thereafter we realized the money. Now my question to you, beginning from here, यहां से लेकर यहां तक, let's say it is 20 days. सपोज ये 20 दिन है. सो माई क्वेश्चन टू यू, क्या 20 डेज के लिए जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगे, वट एवर विल बी द ऑपरेशनल एक्सपेंसिव फॉर दीज 20 डेज, क्या कंपनी विल हैव टू
पुट आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट, क्या उनको अपनी पॉकेट से इसे खर्च करना पड़ेगा? सो 20 डेज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या कंपनी को अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा? आंसर इज यस. सो दैट 20 डेज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कॉल्ड एज क्या? वर्किंग कैपिटल. सो इसका मतलब इट विल टेक 20 days फॉर मी टू रिकवर कैश फ्रॉम द कस्टमर्स. So for those 20 days, whatever operational expenses will be incurred, kya that much of cash company should always have? Yes or no? Yes. So that amount of cash which is required by the company during that period is called as working capital. So now my question to you, सोच के बताइएगा, क्या ये working capital depend करती होगी ऑन लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल? ये बता दो बस मुझे. यस प्लीज. डज दिस वर्किंग कैपिटल विल डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल? यस प्लीज. Whether the working capital requirement will always depend upon the length of working capital. So I am giving you one question now. If length of working operating cycle is higher, अगर कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ ज्यादा है, यू टेल मी वर्किंग कैपिटल क्या होगी? वर्किंग कैपिटल लोअर होगी या ज्यादा होगी? अगर लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज हायर, देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? सर हायर होगी. वेरी गुड. एंड इन केस अगर लेंथ ऑफ वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल इज लोअर, तो क्या वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड? यस, बिल्कुल. सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप. एग्जीक्यूटिव वाले ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आ सकता है. यस, वेरी गुड. देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ध्यान रखिएगा, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ठीक है जी. सो हायर ऑपरेटिंग साइकिल विल ऑलवेज मीन्स हायर वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा. आई होप सो क्लियर टू एवरीवन. सो वेरी गुड, वेरी गुड. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. वेरी गुड पार्टिसिपेशन, वेरी गुड पार्टिसिपेशन. बहुत बढ़िया. ओके. सो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था. हाँ जी, वन स्टूडेंट आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस साइकिल एंड ऑपरेटिंग साइकिल? सी, बिजनेस साइकिल इज समथिंग which depends upon outside environment. Means इस समय कोविड चल रहा है, इस समय कोविड चल रहा है. सो यू टेल मी, क्या मैनी इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो डिप्रेशन में चली गई होंगी? देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज जो किस में चली गई होंगी? डिप्रेशन में. एंड ड्यू टू विच क्या उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी गिर गया होगा? यस. सो जब इस तरह की कंडीशंस आती हैं एनवायरनमेंट के अंदर और जिसका इंपैक्ट किसी बिजनेस पे पड़ता है, सो दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल. That is called as business cycle. Now everybody knows
कि देर इज नो डिप्रेशन लाइफ लॉन्ग. So it moves like this. Cycle moves like this. Means suppose there is a depression, there will be recovery phase, and then one time will come that we will have boom phase. Then again thoda sa falling trend आएगा. Then again depression. So it's a cycle going on. This is called business cycle. So business cycle इस तरह से define की जाती है. But operating cycle is something जो represent करता है time period को. कहाँ से? प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से टिल रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट फ्रॉम डेटर्स. बेसिकली ये जो पूरा टाइम पीरियड है ना, इसको हम साइकिल बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल. क्लियर है ना? तो आई होप सो जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको क्लियर हो गया हो. हाँ जी, अगर उस बच्चे को क्वेश्चन क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप जरूर कर देना बेटा. So business cycle is absolutely different from the concept of operating cycle. तो there is no something like link भी नहीं है इन दोनों में, तो there is no point of कि इसमें exactly क्या difference है ना? So बिल्कुल अलग बातें हैं ये. Okay, that's good. लिखेंगे concept number 7. Concept number 7. Components of operating cycle. So how many components do we have in case of operating cycle? Operating cycle में कितने components पाए जाते हैं? तो लिख लीजिए. कनिका सोनी saying tourism industry is badly affected. Yes, बिल्कुल सही. सो कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल को आप दो हिस्सों में तोड़ेंगे. लिखिए, एक होता है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, द अदर वन इज कॉल्ड एज नेट ऑपरेटिंग साइकिल. वन इज कॉल्ड एज ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, द अदर वन इज कॉल्ड एज नेट ऑपरेटिंग साइकिल. हाँ जी, वन इज ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, द अदर वन इज कॉल्ड एज नेट ऑपरेटिंग साइकिल. अब बच्चे ने पूछा था डिफरेंस क्या होता है ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल में, ऑपरेटिंग साइकिल में. तो लिख लीजिए, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, आईसीपी, आईसीपी गिरीश दीक्षित सेइंग, क्या ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कम? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा. गिरीश, सब में होती है ऑपरेटिंग साइकिल. इवन इन माई इंडस्ट्री ऑल्सो विच इज अ सर्विस प्रोवाइडर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. अभी आपको 2 मिनट के बाद समझ आ जाएगा. तो लिखिए, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज आईसीपी, द अदर वन इज रिसीवेबल पीरियड. सो आईसीपी की फुल फॉर्म होती है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड. आईसीपी स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड. आईसीपी स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड. आरपी स्टैंड्स फॉर रिसीवेबल पीरियड. नाउ inventory conversion period is further bifurcated into 3 parts. RMCP, that is raw material conversion period. WIPCP, work in progress conversion period. FGCP, finished goods conversion period. So when we talk about ICP, तो ICP further divided into 3 further components, RMCP, WIPCP and then FGCP. Great. Or when we add every component like RMCP,
WIPCP, FGCP, and then RP, we get gross working capital. We get gross operating cycle, sorry. Gross operating cycle. So when I add all these components, हमें क्या मिल जाता है? ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाता है. वेरी वेल डन. नाउ व्हाट इज नेट ऑपरेटिंग साइकिल? फ्रॉम ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल हमें माइनस करना होता है डेफर्ड पीरियड. ठीक है जी, डेफरल पीरियड आपको माइनस करना होता है. फ्रॉम ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल हम माइनस कर देते हैं डेफरल पीरियड, तो आपको मिल जाता है एनओसी, दैट इज नेट ऑपरेटिंग साइकिल. नेट ऑपरेटिंग साइकिल. बहुत बढ़िया. तो अब हम क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म इन डिटेल नाउ. ठीक है, अब हर टर्म को हम डिटेल में समझेंगे. लिखेंगे जरा कॉन्सेप्ट नंबर 8. फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑल्सो. सो फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑल्सो. Shilpa Sharma, or we can say aggregate of current assets. Shilpa, you have to wait for your question. If we will say aggregate of current assets, that will be gross working capital, not gross operating cycle. Okay. So अब एक एक कंपोनेंट को बहुत डिटेल में समझाने जा रहा हूं. ठीक है, मैंने जितने भी कंपोनेंट्स लिखवाए हैं उनको अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे. लिखेंगे जरा. सबसे पहला कंपोनेंट क्या था हमारा? RMCP. RMCP. Ayushi, coming to each and every term in detail now. लिखेंगे जरा RMCP. रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड. रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड. रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड. आरएमसीपी की फुल फॉर्म होती है रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड. लिखिए, इट इज टाइम टेकन. इट इज टाइम टेकन फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल या फ्रॉम shifting raw material to production floor. क्या मतलब है? आराम से समझते हैं जरा. Suppose if a company is having RMCP of 4 days. Let us presume this now. Now, पहले अंडरस्टैंड करेंगे दी एग्जाम्पल ऑफ RMCP, then I am very sure you will be understanding कि मैंने क्या लिखवाया. What I have written, you will be understanding, but first of all, you need to understand the example first, right? Okay. See, in case if RMCP is 4 days, it simply means that company is maintaining stock of raw material. If a company's RMCP is 4 days, that means company all time is maintaining a stock of raw material, which is equivalent to 4 times
consumption per day, which is equivalent to 4 times consumption per day. क्या मतलब है सर इसका? मैं आपको बड़ा सिंपल सा समझाऊंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ. ठीक है, आराम से समझिएगा. आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, so you need to tell me the answer of that question. You will automatically understand the concept of RMCP, right? ठीक है. Let us presume आपके घर में डेली ½ kg राइस कुक किया जाता है. ठीक है जी, सपोज करेंगे आपके घर में डेली ½ kg राइस कुक किया जाता है. बस इतना मुझे बता दीजिए, क्या आपको जब बनाना होता है आप उसी समय एट द सेम टाइम यू बाय फ्रॉम द मार्केट, या फिर यू कीप सर्टन स्टॉक ऑफ राइस? दैट इज माय क्वेश्चन. यू कीप सर्टन स्टॉक ऑफ राइस विद यू, और you every time go to the market and buy this ½ kg rice? So that is my question. Anybody answer? If my consumption is on daily basis ½ kg rice, तो क्या मैं रोज मार्केट जाऊंगा खरीदने के लिए, या I will maintain a stock for few days at least? Come on. Yes, definitely we will try to we will try to maintain stock for few days, right? Okay. So let us presume that we are maintaining stock of, let's say, 5 days. 5 days. If we are maintaining stock of 5 days, so can you tell me what does it mean 5 days? That means your RMCP is 5 days, meaning thereby it will take 5 days. It will take 5 days for conversion of this rice, जो कि रॉ में पड़ा हुआ था. 5 दिन लगेंगे इसको खत्म होने में. यस और नो? यस. तो RMCP 5 डेज का मतलब यू आर कीपिंग अ स्टॉक इक्विवेलेंट टू 5 डेज कंजम्पशन. सो आप में से बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द स्टॉक ऑफ राइस? आपके पास कितना स्टॉक ऑफ राइस होगा? बच्चा कहता है हाँ. मैंने कहा क्या बता? कहता सर ½ kg आप कह रहे हो पर डे है, सो फॉर 5 डेज सर 2.5 किलो, 2.5 kg. वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स गुड. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ RMCP नाउ. तो आप लिखेंगे जरा. So if company is maintaining a stock of raw material, if RMCP is equal to 4 days, that means company is maintaining a stock of raw material which is equivalent to 4 time consumption per day. Clear? Great. So now my question to you, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट दिस, तो आइए क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपके लिए. लिखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन. लिखो एनुअल कंजम्पशन $7,30,000 kg है हमारा. हमारा एनुअल कंजम्पशन है 7,30,000 kg. 1 year is equal to 365 days, and company का RMCP is 10 days. You need to calculate stock of raw material in kgs. You need to calculate stock of raw material in kgs. That is my question. So my annual consumption is given like 7,30,000 kg. Let's say 1 year is equal to 365 days. RMCP is equal to 10 days. So what will be the stock of raw material in terms of kg? That is my question. Come on, फटाफट से आप आंसर देंगे जरा. वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट. कैसे करेंगे हम? सो आपको पहले लिखना आना चाहिए. फर्स्ट यू नीड टू नो हाउ टू राइट.
First you need to know how to write. So who will tell me RMCP is equal to 10 days means what? RMCP is equal to 10 days. RMCP is equal to 10 days means what? इसका मतलब होगा that stock of raw material will be equal to 10 times consumption per day. So how to calculate consumption per day? 7,30,000 is my annual consumption. Divide by 365 अगर मैं करूँ तो this will give me my consumption per day. So I think this will come out with 2,000. So 20,000 kg will be my stock of raw material. ठीक है जी. अच्छा अगर मैं कहूँ 1 unit for 5 rupees, तो can you calculate stock in rupees? If 1 unit is for 5 rupees, can you calculate stock in rupees? Anybody? Yes, very well done. 20,000 kg into 5. So my stock in terms of rupees will be 1 lakh rupees. Great. Very good, very good. बहुत बढ़िया. Conclusion. If RMCP is higher, now who will tell me what is the conclusion now? If RMCP is higher, क्या company's stock of raw material will also be higher? If RMCP is higher, क्या company's stock of raw material will also be higher? Yes or no? बिल्कुल. So लिख लीजिएगा, there is a direct relationship between RMCP and stock of raw material. There is a direct relationship between RMCP and stock of raw material. Okay. Now my question. If a company wants to reduce inventory of raw material, can you give any suggestion? Yes, please. If a company want to reduce inventory of raw material, can you give any suggestion to the company? Please write on the chat box, can you give any suggestion to the company? Suppose if you are a treasury manager of the company and company is asking you that I want to reduce the inventory of raw material, what suggestion you are going to give? That is my question. Come on, everybody should answer this question. How a company can reduce inventory of raw material? That is my question of the day. एक कंपनी अपने रॉ मटीरियल, वेरी गुड सर, देन कन्वर्जन पीरियड कम करना होगा, आरएमसीपी को रिड्यूस करना होगा. ओके, क्विक मूवमेंट ऑफ द रॉ मटीरियल टू द फैक्ट्री. ओके, इट विल हैव टू डिक्रीज इट्स आरएमसीपी. यस, ग्रेट, बिल्कुल सही जवाब, वेरी वेल डन. ओके, सो द करेक्ट आंसर वॉज कि हम उनको क्या बोलेंगे, आप अपनी आरएमसीपी रिड्यूस करो. आप अपनी क्या रिड्यूस करो? आरएमसीपी. ठीक है. डू यू नो इफ अ कंपनी वांट टू रिड्यूस आरएमसीपी, इट कैन फॉलो अ टेक्निक. डू यू नो द नेम ऑफ द टेक्निक? कैन एनीबडी टेल मी द नेम ऑफ द टेक्निक?
just in time, JIT. हाँ जी, what is the name of the technique to be followed in order to reduce RMCP? That is called as just in time. If a company want to reduce its RMCP, so company need to follow a technique called as just in time. Yes, very good. So can anybody tell me what happens in the just in time concept? लिख लीजिए. In case of just in time, raw material purchased is directly transferred to factory, or you can say production floor. In case of just in time, raw material purchased is directly transferred to factory, that is called as production floor. हम डायरेक्ट प्रोडक्शन फ्लोर में ही भेज देते हैं माल को, है ना. हम डायरेक्ट कहां भेज देते हैं? प्रोडक्शन फ्लोर पे भेज देते हैं माल को. वेरी गुड, वेरी गुड. लीजिए, दिस कॉन्सेप्ट इज फिनिश नाउ. दैट वॉज क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा था ये? 8. So I am giving you one question on concept number 8. ठीक है. हर कॉन्सेप्ट पे आई विल बी गिविंग यू सम होमवर्क. वो आपने घर से ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है. अभी आंसर नहीं करना, कमेंट बॉक्स में लिखना बाद में. ठीक है, ठीक है, लिखो जरा. कॉन्सेप्ट नंबर 8 पर बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको. If RMCP is equal to 5 weeks. अच्छा, कोई मुझे बताएगा अगर RMCP 5 weeks है तो इसका मतलब स्टॉक विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स कंजम्पशन. पर डे बोलोगे या पर वीक? पर वीक बोलना है. अगर 5 मंथ्स होता तो 5 इंटू कंजम्पशन पर मंथ. आई होप सो गेटिंग द पॉइंट ना. 5 वीक्स 5 इंटू कंजम्पशन पर वीक. 5 months 5 into consumption per month. It's like that. Abhinav Singh is asking me, tell me in which industry this technique is being used. लिख लीजिए. मारुति कंपनी. मारुति कंपनी use the concept of just in time. See, Maruti company requires tires. ठीक है ना, उनको टायर्स चाहिए होते हैं. तो मारुति कंपनी ने क्या करा हुआ है, अपने सभी वेंडर्स को ऑर्डर दिया है इस कंडीशन पर कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल शुड बी डिलीवर्ड. Without delay, then only we will be placing you the order for the tires. तो कंपनी कहती है we will not maintain any sort of stock with us of tires. You have to ensure as and when required by the company in the production, you have to deliver immediately on the spot. So that is just in time. तो फिर ऐसे कंपनीज क्या करती हैं, जितनी भी टायर कंपनीज मारुति कंपनी का टेंडर चाहती हैं, क्या वो ऑल टाइम अपने ट्रक्स रेडी रखती होंगी फॉर द पर्पसेस ऑफ डिलीवरी टू द मारुति? क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने कॉल जब भी करना है तो क्या उनको इमीडिएटली सप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज उनको डायरेक्ट कहां भेजना है? प्रोडक्शन फ्लोर पे भेजना है. क्लियर है ना? यस, ग्रेट. सो क्वेश्चन नोट कर लीजिए. इफ RMCP इज इक्वल टू 5 वीक्स, if RMCP is equal to 5 weeks,
एनुअल कंजम्पशन, सपोज एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है ₹52 lakhs, and 1 year is equal to 52 weeks. You need to tell us stock of raw material. You need to tell us stock of raw material. ठीक है, you need to calculate stock of raw material. In this case that is concept number 8. ये कॉन्सेप्ट नंबर 8 पे एक क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं सारे. देखिए जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा ना, आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर क्लास इज फिनिश्ड, सो दैट मुझे लगे कि येस यू पीपल आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड. अगर आप लोग मेहनत करोगे तो मैंने पहले ही बोला, आप 10% करोगे मैं 100% करूंगा, आप 100% करोगे मैं 1000% करूंगा. सो इट्स ऑल गिव एंड टेक. आई वॉन्ट रिजल्ट फ्रॉम यू, और वो रिजल्ट के लिए मेहनत मैं भी करूंगा और आप भी करेंगे, और आपसे ज्यादा मैं करूंगा, ये मेरी गारंटी है. वेरी गुड. लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 9. कॉन्सेप्ट नंबर 9. लिखिए एफजीसीपी, finished goods conversion period. FGCP, that is finished goods conversion period. लिखिए जरा. It represents period during which हाँ जी, it represents the period during which a customer is located. During which a customer is located. हाँ जी, FGCP represents the period during which a customer is being located. एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. सपोज करिए फिनिश गुड्स तैयार हो चुका है, ठीक है, और कंपनी की डेली प्रोडक्शन आ रही है 1000 यूनिट्स की. इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे जरा सारे. हाँ जी, प्लीज इसको प्रैक्टिकली समझना है सबने. सपोज मारुति कंपनी कहती है कि हमारी डेली 1000 कार्स मैन्युफैक्चर होती है. आपको मालूम है कंपनी कभी भी प्रोडक्शन नहीं रोकेगी बेटा. कंपनी विल नेवर स्टॉप इट्स प्रोडक्शन, क्योंकि कंपनी के पास इतने सारे एम्प्लॉइज हैं कि कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती प्रोडक्शन को रोकना. तो इसका मतलब कंपनी की प्रोडक्शन विल कीप ऑन कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कंपनी की डेली प्रोडक्शन है 1000, क्या नाम है, आशुतोष पाठक, WIPCP आएगा बेटा, सब कुछ आएगा अभी, डोंट वरी, डोंट वरी, एवरीथिंग विल कम, सब कुछ आएगा. कंपनी की डेली प्रोडक्शन है 1000 कार्स, और अगर मैं कहूं कि इट टेक्स 15 days फॉर कंपनी
to locate buyer for day 1 प्रोडक्शन। मतलब जो हमने आज प्रोड्यूस करा उसका बायर मिलने में 15 दिन लग गए। तो आराम से सोच के बताइएगा, कंपनी के पास डे 1 में स्टॉक कितना आ गया? 1000 कार्स का। बिकी? नो, क्योंकि कस्टमर कब मिलेगा हमें? 15 दिन बाद। यानी कि जब माल बनेगा उसके 15 दिन बाद कस्टमर आएगा हमारे पास। ठीक है, डे 2 1000 कार्स और आ गई, तो स्टॉक कितना हो गया? 2000। डे 3 1000 और आ गई, डे 4 1000 और आ गई। ऐसे ऐसे करते 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 15 दिन बाद क्या हमारे पास 15,000 कार्स का स्टॉक आ गया? हाँ जी, हमारे पास स्टॉक कितना आ गया? 15,000 कार्स का स्टॉक आ गया। नाउ यू टेल मी, आफ्टर 15 डेज यानी कि 16th डे पे व्हाट विल हैपन? हु विल टेल मी? 16th डे पे क्या डे 1 प्रोडक्शन विल बी सोल्ड आउट? यस। सो यहां से 1000 माइनस हो जाएगा। लेकिन क्या 16th डे पे 16th डे की प्रोडक्शन ऐड हो जाएगी? तो एक जाएगी एक आएगी, तो अगेन कितना हो जाएगा? 15,000। ओके, नाउ हु विल टेल मी ऑन 17th डे क्या होगा? क्या जो हमने दूसरे दिन बनाया था, क्या उसका आफ्टर 15 दिन क्या ये वाला माल बिकेगा? यस। क्या नया आएगा? तो मेरा क्वेश्चन है, ऑल टाइम कंपनी के पास स्टॉक कितना मेंटेन हो गया? 15,000 कार्स का। और अगर एक कार 2 लाख रुपए की है तो क्या कंपनी के पास फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक क्या 2 लाख इंटू 15,000 एक्यूमुलेट हो जाएगा? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लिखेंगे जरा, अगर एफजीसीपी 15 दिन है, अगर कंपनी का एफजीसीपी 15 दिन, तो इसका मतलब कंपनी विल मेंटेन अ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कंपनी विल मेंटेन अ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो कि 15 इंटू प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे होगा। 15 इंटू प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे। नाउ हु विल टेल मी, प्रोडक्शन कॉस्ट जब हम निकालेंगे तो रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ये सारे 100% ले लेना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, ध्यान रखना। रितिका गुप्ता, आई एम आंसरिंग यू। 1 मिनट के बाद में आई विल आंसर यू, है ना? 1 मिनट के बाद आई विल आंसर यू। सो लिखिए भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन, रितिका इतना लड़ाई क्यों कर रही है? अभी बताता हूं ना, रुक तो जा। युगल कपूर, रितिका, 2 मिनट वेट करो बेटा, 2 मिनट वेट करो। एक क्वेश्चन लिखो जरा सारे। लेट्स से एफजीसीपी इज 20 डेज। लेट्स से एफजीसीपी इज 20 डेज। लिखो, इसका मतलब क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, एफजीसीपी 20 डेज है।
लिखो एनुअल प्रोडक्शन 36,500 यूनिट्स, मटीरियल कॉस्ट 500 रुपये, लेबर 600, ओवरहेड्स 400। प्रॉफिट 500, सेलिंग प्राइस 2000। My question is, compute stock of finished goods. You are supposed to calculate stock of finished goods in this question. लिख लीजिए, FGCP 20 days means stock of finished goods will be 20 times production cost per day. 20 times production cost per day. 20 times production cost per day. प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो। एनुअल प्रोडक्शन यूनिट्स में कितनी है, 36,500, ये यूनिट्स है। और एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों ले लो, यानी कि 1500। तो जब हम 36,500 इंटू 1500 करेंगे ना, तो ये आ जाएगी एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट। एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आया, नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने एनुअली प्रोड्यूस करे मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। ओके, डिवाइड बाय करना है, डिवाइड बाय करना है 365, क्योंकि हमें चाहिए प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। यह आ जाएगा 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीस। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। ओके, रितिका गुप्ता का और युगल कपूर दोनों का मैं आंसर अभी देने वाला हूं, जस्ट 1 मिनट और वेट करना है आपने। अच्छा, कौन मुझे बताएगा, अगर यहां पे वीक लिखा होता, वीक 20 वीक्स, तो क्या चेंज आता, 20 इंटू प्रोडक्शन पर वीक हो जाता। अगर ये मंथ लिखा होता तो 20 इंटू प्रोडक्शन कॉस्ट पर मंथ। समझ रहे ना। तो पर डे निकालने के लिए आपने 365 से डिवाइड किया था, पर वीक निकालने के लिए 52 से डिवाइड होगा, पर मंथ निकालने के लिए 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, प्रियंका कह रही है कि मॉड्यूल में काफी क्वेश्चन में प्रॉफिट भी ऐड करते हैं। प्रियंका चेक कर ले दोबारा से, एफजीसीपी में कभी भी नहीं करते। अगर करते होंगे ना तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, कहां करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। चलिए, अब ना कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उसको आंसर करने जा रहा हूं। तो अगर आप भी अपना इनपुट देना चाहो तो आप दे सकते हो चैट बॉक्स के अंदर, राइट। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, हाँ जी, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि सर आप ये कह रहे हो कि कंपनी 1000 प्रोड्यूस करेगी कांस्टेंट, 15 दिन के बाद ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन रियलिटी ऐसी थोड़ा ना होती है। रियलिटी तो ये होती है कि हो सकता है कि कई बार कंपनी को 15 दिन में मिल जाता हो, कई बार 14 दिन में मिल जाता हो, और कई बार कंपनी जो है
हो सकता है कि 10 दिन तक ना मिले या 20 दिन तक ना मिले, बिल्कुल सही है। तो मैं आप दोनों बच्चों को ये आंसर देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे जरा, कि हमारा चैप्टर का नाम है एस्टिमेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? एस्टिमेशन सीख रहे हैं। और जिंदगी में हमेशा याद रखना, द एस्टिमेशन ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एजम्पशन। जब आप किसी भी चीज का एस्टिमेशन सीखते हो तो इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टन assumptions. Estimation of anything is always based on certain assumptions. Please try to understand. So what we are taking assumptions, now try to understand that my production, my consumption is uniformly divided throughout the year. This is actually, हाँ जी, दिस इज एक्चुअली जो वो कहना चाह रहा है। तो जब मैं ये बोलता हूं ना कि मेरा RMCP इतना है, ये इतना है, तो हम लोग हमेशा, आपने नोटिस नहीं करा, हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो वी डिवाइड बाय 365. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइडिंग बाय 365? दैट मीन्स वी आर प्रिज्यूमिंग दैट पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट साल की जो है, डिवाइड बाय 365 करने का मतलब है इट इज यूनिफॉर्मली डिवाइडेड इन 365 डेज. सो इसका मतलब वट एवर वी आर डूइंग ओवर हेयर, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन आर एजम्पशंस. सो वी आर टेकिंग एन एजम्पशन दैट कंपनी का यूनिफॉर्म चलता है सब कुछ. सो रियल लाइफ में फ्लक्चुएट करता होगा, लेकिन एस्टिमेशंस आर ऑलवेज टेकन ऑन एजम्पशंस, ये ध्यान रखना. ठीक है, ओके, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड. Okay. So I'm giving you the final question for today's class. So we are winding up the class for today's. So we will be meeting straight away on Tuesday. Now this is TTS. और I want कि मैं आप लोगों को, I know आप लोग मेरे ख्याल से टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी हो, तो आपको मैं बताता जाऊंगा कि इस संडे मंडे को आपको मैं टास्किंग दूंगा, वो आपने करनी है. और तब तक के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ विच आई वॉन्ट यू पीपल टू रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, लिखेंगे जरा. और हाँ, क्लास कैसी लगी इसको कमेंट करना मत भूलिएगा. ठीक है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और देखूंगा कि आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस रहा आपका थ्रू आउट द क्लास. ठीक है, अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखिएगा इन द कमेंट बॉक्स, राइट. लिखो जरा. FGCP is 5 weeks. FGCP is 5 weeks. Annual production 1,04,000 units. Material cost 10 रुपये पर यूनिट. लेबर 7 रुपये. फैक्ट्री ओवरहेड 3 रुपये. एडमिन ओवरहेड 2 रुपये. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 3 रुपये. सो 25 रुपये पर यूनिट आ रही है हमारी. ओके, यस, श्योरली. सो आपको बताना है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. सो यू नीड टू कैलकुलेट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ठीक है जी. मेक श्योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेना बेटा, ठीक है ना. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना है आपने. ठीक है जी. चलो, वेरी गुड. सो थैंक यू गाइस, आप लोगों ने इतना कॉपरेट करा दैट यू पीपल आर
you know, tolerating me from last 1 hour 40 minutes. And आदत डाल लो दोबारा से मुझे टॉलरेट करने की, बिकॉज आई विल बी कमिंग लाइव ऑन TTS नाउ एवरी 9 o'clock. बहुत सारे बच्चे मुझे लग रहा है कि उनको शायद पता नहीं था, तो आज वो नहीं आए. तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई वॉन्ट कि दिस टाइम आप लोगों का जो भी रिजल्ट आए दैट शुड बी लाइक बहुत बढ़िया आए, आउटस्टैंडिंग आए, आउट ऑफ द वर्ल्ड आ जाए. ठीक है. सो दैट इज़ माई एक्चुअली इंटेंट ऑफ टेकिंग दीज क्लासेस. ठीक है. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड. मिलते हैं आपसे ऑन ट्यूसडे वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के रिमेनिंग अगले पोर्शन के साथ, दैट इज विद द पार्ट 2. तब तक के लिए गुड बाय. पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और खूब तरक्की करो. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड.